कर्म क्या है? जो भी कर्म आप कर रहे हो, उस कर्म को करने के पहले आपके मन में एक विचार उत्पन्न होता है और जो विचार उत्पन्न होता है, वो ऑलरेडी विचार डिसाइडेड है आपके किए गए प्रारब्ध के अनुसार कि जैसा आपका प्रारब्ध होगा, उसी हिसाब से आपकी बुद्धि बनेगी। उसी हिसाब से आपकी बुद्धि बनेगी तो उसी बुद्धि से आपकी सोच बनेगी और उसी सोच से आप कर्म करोगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 137 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष और ये मंथ कैसा जाने वाला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया है उनको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है यह है लीगल लेंस, शिवम नाम है इनका। इन्होंने लिखा है कि चंद्रमा की दृष्टि भी गुरु की दृष्टि की तरह ही शुभ मानी जाती है? क्वेश्चन मार्क। अगर तुला लग्न में चंद्रमा 4th हाउस में बैठ के 10th हाउस को देख रहे हैं तो क्या फल होगा? शनि भी 8th में बैठ करके 10th हाउस को देख रहे हैं। देखिए, चंद्रमा की दृष्टि वैसे तो शुभ ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी एक शुभ ग्रह है, लेकिन ये निर्भर करता है कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है। यदि यह चंद्रमा शुभ ग्रह बने हुए हैं, अब चंद्रमा शुभ और अशुभ ग्रह किस तरह से बनते हैं? यदि आपका जन्म शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि तक हुआ है तो आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह है। इसके अलावा यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रह बने हुए हैं, यानी कि अमावस्या के करीब का चंद्रमा पापक ग्रह हो जाता है और पूर्णिमा के करीब का चंद्रमा शुभ ग्रह बन जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह है, अर्थात पूर्णिमा के करीब के चंद्रमा यदि आपके हैं तो ये शुभ ग्रह के रूप में जाने जाएंगे, तो इनकी दृष्टि भी शुभ होगी। परंतु चंद्रमा की दृष्टि में एक चीज देखने में आती है, जैसे गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां अमृत बरसता है, चंद्रमा की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां कुछ हद तक फ्लक्चुएशंस देखने में आते हैं, क्योंकि चंद्रमा का नेचर है बढ़ना और घटना। अगर शुभ ग्रह होकर के वो दृष्टि डाल रहे हैं तो शुभ प्रभाव में फ्लक्चुएशंस आएगा, मतलब मूलतः शुभ प्रभाव रहेंगे परंतु फ्लक्चुएशंस आएगा, थोड़ा इमोशंस वहां पर देखने में मिलेगा। और यदि पापक ग्रह होकर के दृष्टि डाल रहे हैं तो इमोशंस की कमी और जो दुष्प्रभाव होंगे उनमें फ्लक्चुएशंस देखने में मिलेगा, यानी कि कभी बहुत बहुत बड़ी मात्रा में दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, कभी बहुत छोटी मात्रा में दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसा। अब जो प्रश्न आपने कहा है कि तुला लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो दशमेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठ करके दशम स्थान को देख रहे हैं, तो यो यो भाव स्वामी दृष्टो युक्त होगा तस्य भावस्य वृद्धि ही, उस भाव की वृद्धि हो जाती है जिस भाव का स्वामी उसको देखता है या उस भाव में स्थित हो। तो अगर चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर आपके पड़ रही है तो करियर वाइज तो अच्छा है, परंतु करियर में फ्लक्चुएशंस को भी प्रदर्शित करता है। अब यदि आपके चंद्रमा शुभ ग्रह बने हुए हैं, यानी कि पक्ष बल से मजबूत है, तो आपको करियर में अच्छी सफलताएं देंगे, अच्छी उन्नति देंगे। परंतु करियर को लेकर के मानसिक तनाव, करियर में अस्थिरता, कभी सैलरी आ रही है तो कभी सैलरी रुक जाएगी, बिजनेस करते हैं तो कभी बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा तो कभी बिजनेस डाउन हो जाएगा, कभी उच्च अधिकारियों के साथ में अच्छे संबंध रहेंगे तो कभी संबंधों की खराबी देखने में मिलेगी, ऐसा होगा। परंतु यदि ये चंद्रमा पापक ग्रह होकर के दशम भाव को देख रहे हैं तो नौकरी लगने में परेशानियां, आजीविका में कष्ट और उतार चढ़ाव जो देखने में मिलेगा उससे कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आएगा वो परेशानी वाला ही देखने में आने वाला है। तो इस तरह से इसका फल होगा। शनि भी 8th में बैठ करके 10th हाउस को देख रहा है, तो देखिए अष्टम के शनि को तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता करियर के दृष्टिकोण से, क्योंकि अष्टम भावस्थ शनि की तीसरी दृष्टि दशम पर पड़ रही है, द्वितीय धन पर पड़ेगी और पंचम पर पड़ेगी। यहाँ पर आपकी स्किल सेट को स्लो करेंगे, वहां पर धन के कोष को कहीं ना कहीं
वो संचित नहीं होने देंगे, धन आगमन भी धीमा करेंगे, तभी तो धन संचयन क्योंकि उनका धीमा करना है। और दशम भाव पर दृष्टि, तो करियर में उतार चढ़ाव और फ्लक्चुएशंस तो बने रहने वाले हैं, ये बात तो तय हो जाती है। अब अगला प्रश्न जो है, इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आपके दशमेश चंद्रमा बंध है, तो पूर्णिमा का उपवास करना, शिव जी की आराधना करना, सूर्य आराधना करने से करियर से संबंधित परेशानियों में कमी आ जाती है। अगला प्रश्न जो है यह है टी विथ सिन्हा जी, इन्होंने लिखा है कि अगर योग कारक ग्रह कुंडली में नीच का हो और नीच भंग राजयोग भी बना रहा हो, तो क्या उसका रत्न पहन सकते हैं? देखिए, पहना तो जा सकता है, बट निर्भर करता है कि ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा है। सबसे पहले तो जिस भी ग्रह के नीच होने के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, वो ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य को ही यदि हम ले लेते हैं, तो सूर्य तुला राशि में जाकर के नीच के होते हैं। अब तुला राशि में जाकर के वो यदि नीच के हो रहे हैं, तो चित्रा नक्षत्र में हो सकते हैं, या फिर स्वाति नक्षत्र में हो सकते हैं, या फिर विशाखा नक्षत्र में हो सकते हैं। अब इन्होंने यदि नीच भंग राजयोग बनाया और वो चित्रा नक्षत्र में या फिर विशाखा नक्षत्र में, यानी कि मंगल और गुरु के नक्षत्र में है, तो वो अपने मित्र के नक्षत्र में है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव वहां नहीं होगा, तो वहां आप माड़ी की ट्राई कर सकते हो सूर्य के नीच होने के बावजूद। परंतु यदि वो सूर्य राहु के नक्षत्र में है, तो फिर माणिक यदि आप पहने नीच भंग राजयोग होने के बाद भी, तो उसका दुष्प्रभाव आपको देखने में मिल सकता है। तो ये नक्षत्र पर निर्भर करता है। दूसरी चीज, और सूक्ष्मता से यदि विचार करना हो, हालांकि वो नक्षत्र के आधार पर ही होता है, परंतु नवमांश में भी उस ग्रह की पोजीशन को देखना होता है। हो सकता है कि यदि वो ग्रह नवमांश में ज्यादा पीड़ित हो, तब भी परेशानी आ जाती है। यदि वो नीच राशिस्थ ग्रह किसी पापक ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट या युत हो जाए, तो भी जातक के जीवन काल में यदि वो उसका रत्न पहनता है, तो नुकसान होता है। तो नीच राशि के ग्रहों के रत्नों को पहनने से वैसे तो बचना चाहिए, परंतु यदि वो शुभ प्रभाव में हो, उनसे आपको लाभ देखने में मिल रहा हो, किसी बहुत अच्छे भाव के स्वामी हो जिसका आपको लाभ चाहिए है, और उस ग्रह की पोजीशन यदि अच्छी है जैसी मैंने बताई, तो फिर आप उसके रत्न को धारण कर सकते हैं। और अगला प्रश्न जो है यह है करण जी, इन्होंने लिखा है कि शनि की महादशा में अगर राहु की अंतर्दशा चल रही हो और दोनों ही त्रिक भावों में हो, 6, 8, 12 में कहीं भी, तो क्या व्यक्ति बड़े परिवर्तन से गुजरता है? यह योग सफलता देता है या संघर्ष? बढ़िया प्रश्न इन्होंने किया है। सबसे पहले तो देखिए, शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा, अभी ये ग्रह कहीं भी बैठे हो, नॉर्मली ज्योतिष का प्रथम सिद्धांत, क्योंकि सीढ़ी बाय सीढ़ी आप चलेंगे तभी तो आप फल कथन प्रॉपर कर पाएंगे। शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा, शनि भी पापक ग्रह है और राहु भी पापक ग्रह है। पापक ग्रह की महादशा में पापक ग्रह की अंतर्दशा यदि आती है, तो जातक के जीवन काल में कष्ट और परेशानियां उसको देखने में अवश्य ही मिलती हैं। वो मानसिक कष्ट के रूप में हो सकती हैं, शारीरिक कष्ट के रूप में हो सकती हैं। इसका धन इत्यादि से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि पापक ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं करते हैं। यदि उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 2-12 के संबंध में बैठे, तब हो सकता है कि धन को लेकर के भी चिंताएं हो जाएं। परंतु शनि की दशा में राहु का अंतर बहुत ज्यादा इमोशंस को लेकर के, मेंटल स्टेट को लेकर के अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये एक चीज है। अब आपने कहा है कि ये दोनों ही ग्रह त्रिक भावों में बैठे हों, ठीक है, तो अब 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या तो शनि राहु जो है वो 6, 8, 12 में युति बना करके बैठे हों, या फिर शनि षष्ठ में हो तो राहु 8वें या 12वें में होंगे, शनि यदि अष्टम में हो तो राहु 6वें या 12वें में होंगे, और शनि यदि 12वें में हो तो राहु 6वें या 8वें में होंगे। तो कहीं ना कहीं शनि पर राहु की दृष्टि तो पड़ ही रही है, या फिर युति बन रही है, तो कुछ ना कुछ तो नकारात्मक पक्ष इसका है। अब जब वो त्रिक भाव में जाकर के बैठेंगे, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि व्यक्ति बड़े परिवर्तन से गुजरेगा, क्योंकि जब देखिए बहुत अच्छा समय चल रहा हो और एकदम से बुरा समय आ जाए, तो फिर तो इसको बड़ा परिवर्तन ही बोला जाएगा ना। परिवर्तन का क्या मतलब होता है? चेंज, तो उसको बड़ा परिवर्तन बोला जाएगा। और सफलता देता है या संघर्ष देता है? तो संघर्ष तो होगा ही, जब भी आपके जीवन काल में परिवर्तन होता है वहां संघर्ष तो होता ही होता है, तभी तो वहां त्रिक भाव इन्वॉल्व है ना। अब उस संघर्ष के बाद में सफलताएं मिलेंगी या नहीं, ये निर्भर करता है उस शनि और उस राहु की पोजीशन पर, किसके घर में वो बैठे हैं उस पर, किन ग्रहों की दृष्टि से वो दृष्ट है इस पर, किन ग्रहों के नक्षत्र में वो संचरण कर रहे हैं इस पर, और शनि आपके लिए किन भावों के स्वामी होते हैं इस पर। तो संघर्ष तो होगा, मानसिक अशांति, मानसिक तनाव भी होगा, और बड़ा परिवर्तन भी होगा, ये तो कॉमन है। परंतु सफलता मिलेगी या केवल और केवल संघर्ष रहेगा, सफलता नहीं मिलेगी, ये पूरी जन्म कुंडली की पोजीशंस पर निर्भर करेगा। और अगला प्रश्न जो है ये ऐश्वर्या जी हैं, इन्होंने लिखा है कि जन्म कुंडली में अगर शनि और राहु एक ही राशि में हो जाए, शनि राहु युति, तो क्या ये श्रापित दोष बनाता है? क्या इसका असर सिर्फ कर्मों पर पड़ता है या रिश्तों पर भी पड़ता है? बिल्कुल, शनि राहु की युति श्रापित दोष बनाती है, और इस युति का असर कर्मों पर भी पड़ता है, रिश्तों पर भी पड़ता है, और जातक के जीवन काल के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है।
कर्मों पर असर पड़ने का क्या मतलब है? इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि लग्न में यदि ये युति बन जाए, तो व्यक्ति कुछ ऐसे कृत्य करेगा कि उसको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ आएँ। द्वितीय भाव में यदि बन जाए तो इस तरह के पदार्थ का वो भक्षण करेगा, जिससे उसको स्वास्थ्य की परेशानियाँ देखने में मिले, मुखजन्य रोग, पेटजन्य रोग देखने में मिले। कड़वी वाणी का ऐसा व्यक्ति प्रयोग करेगा, जिससे उसके रिश्ते खराब हो जाएँगे। तो ये कर्मों के माध्यम से, बाकी शनि राहु की युति जिस भी भाव पर में बनती है, उदाहरण के तौर पर यदि सप्तम भाव में बन रही है, तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन असुखद रहेगा, विवाह होने में परेशानियाँ रहेंगी। तो ये दोनों पर ही असर डालता है, रिश्तों पर भी असर डालता है और व्यक्ति के कर्मों पर भी, क्योंकि देखिए कर्म कर्म क्या है? जो भी कर्म आप कर रहे हो, उस कर्म को करने के पहले आपके मन में एक विचार उत्पन्न होता है और जो विचार उत्पन्न होता है, वो ऑलरेडी विचार डिसाइडेड है आपके किए गए प्रारब्ध के अनुसार, कि जैसा आपका प्रारब्ध होगा, उसी हिसाब से आपकी बुद्धि बनेगी। उसी हिसाब से आपकी बुद्धि बनेगी, तो उसी बुद्धि से आपकी सोच बनेगी और उसी सोच से आप कर्म करोगे। तो उसी सोच से आप कर्म करोगे तो वो आपके प्रारब्ध के अनुसार डिसाइडेड है और इसी प्रारब्ध के बेस पर आपको ये शनि और राहु की युति मिली हुई है। तो ये जिस भी भाव में बनेगी, अगर द्वितीय भाव में बनेगी, तो आपके द्वारा ऐसे कर्म हो जाएंगे कि आपकी वाणी कड़वी हो और आपसे लोग खफा हो जाएं, नाराज हो जाएं, आपका कुटुंबी जन आपका सहयोग ना करे। सप्तम भाव में बनी हुई है तो आपके जीवन साथी के द्वारा ऐसे कर्म कर दिए जाएंगे, कई बार आपके द्वारा भी ऐसे कर्म हो जाएंगे कि आपका दाम्पत्य जो है वो बाधित हो जाए। तो कर्मों पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि वो आपकी कुंडली में है और रिश्तों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव से किसी न किसी रिश्ते का विचार होता है। चतुर्थ से माता का होता है, सप्तम से पत्नी का होता है, एकादश से बड़े भाई बहनों का होता है। तो यहाँ पर यदि ये युति बनेगी तो उस रिश्ते पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक कि जीवन काल में निरंतरता के साथ में संघर्ष, कष्ट और परेशानियां शनि और राहु की युति श्रापित दोष के कारण देखने में मिल जाती है। इसके लिए हनुमान जी की आराधना करें और शनिदेव की आराधना भी बताई जाती है। त्रिपिंडी श्राद्ध भी यदि करा सकें तो करा लेना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके इस दुष्प्रभाव को कुछ हद तक कम तो अवश्य ही किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 137 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।